आप लोग की किताब में लॉर्ड लिटन लिखा है। लॉर्ड का मतलब समझ में आता है? लॉर्ड का मतलब होता है भगवान, देवता। समझ में आया? देखिएगा, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड राम। हम लोग अपने देवता के आगे लिखते हैं अंग्रेजी में लॉर्ड कृष्ण, मतलब भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये सब भी लॉर्ड लगाता है। हमारा पास चले तो इसके आगे चोट्टा जोड़ दे, चोट्टा लिटन। भारतीयों को अगर आप जज भी बना रहे हैं तो वो सजा नहीं सुना सकते हैं, तो गड़बड़ बात हो गया। किसी का बियाह करा दीजिए, कोई मेहरारू नहीं देंगे, घर रहेगा वो मैंने बियाह हो गया, दुल्हन जाइए नहीं मेरे साथ, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ फ्रांस में क्या भेजा, संदेश भेजा कि तुम्हारा पड़ोसी राष्ट्र है, जाकर थोड़ा सा समझाओ कि इतना बड़ा राष्ट्र से युद्ध न करे। समझ में आया? अपने औकात में रहे। समझ में आया? फ्रांस गया किसको समझाने के लिए? जर्मनी को समझाने के लिए। जर्मनी कहा अब रूस गई लो भाड़ में, पहले तोरा से लड़ेंगे। पूरा महिला वाला लक्षण है इसके पास। देखिए, अगर लड़ाई झगड़ा होता है, जो छुड़ाने जाता है महिला होकर गरियाने लगती है, क्या ही तू छुड़ाने आया है। समझ में आया? आदिवासी किसे कहते हैं? आप लोग देखिएगा, आप लोग में कभी कभी आता है कि बताइए आप एससी हैं कि एसटी हैं, क्या अंतर होता है एससी और एसटी में? जैसे ही लेकर इसमें घुसेगा, इधर से 1000 सैनिक लड़ रहा है, इधर से देखिए, इधर से मारेगा भाला गणासा सब फेंक फाक के पहाड़ पर से सबको मार के क्या कर देगा, रद्द कर देगा। और जो सोचेगा इधर से भागने के लिए, तो इधर 1000 सैनिकों का क्या खतरा भेज देते हैं, इधर पकड़ के इनको भी क्या कर देगा, दे देगा। यानी इसी पहाड़ी के बीच में ये लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो बताइए 5000 सैनिक थे और हम जीत गए कि नहीं जीत गए युद्ध को? इसे कहते हैं 10,000 सैनिक से हम क्या हो गए, जीत गए। इसे कहते हैं छापामार युद्ध। क्या कहते हैं? पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। किसका किसका खाता है पीएनबी में? सबका होगा, लगभग सबका होगा। समझ में आया? तो पीएनबी में सबका देखिएगा, लगभग लोगों का खाता होगा। इसका स्थापना कौन किए थे? लाला लाजपत राय किए थे। समझ में आया? इनका कहना था भारतीयों के पास बहुत ज़्यादा क्या है, पैसा है, और ले जाके वो अंग्रेजों को बैंक में रख रहे हैं। अंग्रेज सब आया है आजकल, चल जाएगा, तो पैसों लेकर तो सब चल जाएगा। इसको भारतीयों का जो पैसा है उसको कहाँ लाओ, भारतीय बैंक में लाओ। जय हिंद। का जो चैप्टर है वो चैप्टर पूरा क्या हो चुका है, फाइनल हो चुका है। उसमें छिटपुट जो बचा था उसको आज हम लिख दिए हैं, आज ये भी क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। आप लोगों की किताब में देश आज़ाद नहीं कराया है, समझ में आया? हम करा दें? चलिए, अगर समय मिलेगा तो हम भी देश आज़ाद क्या करेंगे, करा देंगे। नहीं तो आपकी किताब में देश आज़ाद नहीं कराया है। आपके किताब में कहाँ तक दिया है, वही डांडी मार्च तक देकर और सविनय अवज्ञा आंदोलन, या उसके बाद से क्या हो गया है, प्रथम गोल बेंच सम्मेलन, उसके बाद से आपका चैप्टर वहीं पे समाप्त कर दिया। फिर इधर उधर का बात बताना शुरू कर दिया, कहीं पे किसान आंदोलन करा रहा है, कहीं पे जनजातीय विद्रोह करा रहा है। तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उस सभी को हम क्या कर देते हैं, एक बार में यहाँ पे बता देते हैं। बाकी सब आपका सिलसिलेवार से एक से बढ़िया से क्या हुआ है, फाइनल हो गया है। कोई दिक्कत है उसमें? आपको हम बताए थे किस तरह से विदेशियों का क्या हुआ था, भारत में आगमन हुआ था। सबसे पहले कौन सा कंपनी आया था, पुर्तगाल का। समझ में आया? तो सबसे पहले किस तरह से विदेशी कंपनी आए, फिर उसके बाद से कौन आए, अंग्रेज आए। उसके बाद से अंग्रेजों ने कैसे भारत पे क्या किया, अपना प्रसार किया, प्रचार प्रसार किया। उसके बाद से किस तरह से भारतीयों पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। फिर उसमें किस तरह से लड़ाई लड़ने के लिए एक से क्या हुए, जैसे बाल गंगाधर तिलक, शिवाजी महोत्सव, गणपति महोत्सव। उसके बाद से महात्मा गांधी आए, फिर महात्मा गांधी का एक युग चल गया, 1916, 17, 18, 19, 20। उसके बाद से 24 में गिरफ्तार होकर क्या हुए, 22 में गिरफ्तार हो गए, 24 में छूट भी गए। फिर 30 में डांडी मार्च, और उसके बाद से सविनय अवज्ञा आंदोलन और गोल मेज सम्मेलन। उसके बाद से यहीं पे आपका चैप्टर क्या हो गया है, खत्म हो गया है। उसके बाद से इधर उधर का जैसे किसान सभा का गठन कब हुआ, समझ में आया, रंपा विद्रोह कब हो गया। तो इस तरह से इधर उधर का बात अब बहुत ज़्यादा आपकी किताब में दिया हुआ है। तो उन सब छिटपुट जो दिया है उसको एक बार कर देते हैं इधर, समझ में आया। और उसके बाद से फिर आप उसके आगे तो आपको किताब में दिया नहीं है, लेकिन कहिएगा तो हम भारत को क्या करेंगे, स्वतंत्र भी। भारत अभी स्वतंत्र है, ठीक है, लेकिन आपकी किताब में स्वतंत्र नहीं कराया है। चलिए, पहले दिया है 1878। अंग्रेज कब आए थे भारत में? 1878 में। बहुत बढ़िया, ताली हो जाए जी, एक बार ताली हो जाए। कहाँ है जी भारत रत्न, कहाँ है? इस भारत रत्न का छोटा छोटा टुकड़ा तोड़ के आप लोग को दिया जाना चाहिए। आज कौन सा दिन है, थर्सडे है। अंग्रेज भारत में कब आए थे? 1492 में। चलिए, अब थोड़ा सा इन लोग का तनी थर्सडे मना लिया जाए। A few moments later. इसको क्या कहा जाता है, बाबा जी का बूटी। जब भारत रत्न का छोटा छोटा टुकड़ा मिलता है, दिमाग ऐसा ही बढ़ जाता है। अब सबको याद आ गया, कब आए थे अंग्रेज भारत? 1600 में। अभी वो 1900 बोल रही है, पीटेंगे। समझ में आया? 1600 में अंग्रेज कहाँ आए थे भारत, और 1605 में सूरत में अपनी फैक्ट्री का क्या किए थे, स्थापना किए थे, और धीरे धीरे पूरा क्या किए थे, प्रसार कर लिए थे। तो बताइए, अभी तो वो क्या कर रहे थे, धीरे धीरे अपने व्यापार का अनुमति ले रहे थे। क्या उनको एक ही बार में व्यापार का अनुमति मिल गया? नहीं, धीरे धीरे बेचारा बहुत ज़्यादा पापड़ बेले से था।
समझ में आया? उसके बाद से उन्होंने धीरे धीरे उंगली पकड़ा, फिर हाथ पकड़ा, फिर गर्दन पकड़ लिया। उसके बाद से यहाँ पे क्या करे, जब 1858 का क्रांति हो गया तब फिर किसको भेजना शुरू कर दिए, वायसराय को। समझ में आया? 1858 की जब 1857 की क्रांति हो जाएगा तो 58 में कौन आएगा, वायसराय, और उनका जो चमचा होगा क्या कहलाएगा, वायसराय। लेकिन उससे भी बढ़कर वायसराय के ऊपर भी कौन बैठेगा, राज्य सचिव। समझ में आया? तो अब वायसराय आना शुरू हो जाएंगे। 1878 का पीरियड चल रहा है। 1857 का क्रांति हो चुका है कि अभी होगा? 1857 की क्रांति क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। 1878 चल रहा है। समझ में आया? तो वायसराय होगा कि कौन होगा, गवर्नर होगा, वायसराय होगा। वायसराय का नाम था लीटन। क्या नाम था, लीटन। महाक्रूर वायसराय था ही। समझ में आया? हमारा बस चले तो इसके आगे चोट्टा जोड़ दे, चोट्टा लीटन। समझ में आया? आप लोग की किताब में लॉर्ड लीटन लिखा है। लॉर्ड का मतलब समझ में आता है? लॉर्ड का मतलब होता है भगवान, देवता। समझ में आया? देखिएगा, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड राम, हम लोग अपने देवता के आगे लिखते हैं अंग्रेजी में लॉर्ड कृष्ण, मतलब भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये सब भी लॉर्ड लगाता है। हमारा बस चले तो इसका आगे चोट्टा जोड़ दे, चोट्टा लीटन। समझ में आया? 1878 में कौन आया था, लीटन आया था। लीटन ने क्या किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ला दिया। कौन सा एक्ट लाया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और एक आर्म्स एक्ट लाया था। आर्म्स एक्ट का मतलब होता है कि भारतीय हथियार नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति में सब बढ़िया से कुछ आया था, जहे ना तहे से हथियार मिल जाता था और लोग क्या करते थे, उन सबको मार देते थे। समझ में आया? तो ये आर्म्स एक्ट के तहत बोला था कि 1879 में आर्म्स एक्ट आया था। कब आया था, 1879 में। और कहा गया था कि भारतीय हथियार क्या करेंगे, नहीं रख सकते हैं, और अंग्रेजवा हथियार रख सकता है। समझ में आया? बताइए दोहरा नीति है कि नहीं है? उसके वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। इसको प्रेस का गला दबाने वाला एक्ट कहा जाता है, यानी भारत मीडिया का क्या करने वाला, गला दबाने वाला। इसमें कहा गया था कि अगर आपका अखबार अंग्रेजी में छपा रहा है, किसमें, अंग्रेजी में छपा रहा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना अखबार क्या करिए, छापते रहिए। लेकिन अंग्रेजी के अलावा आप किसी भी क्या करते हैं भाषा में अपने अखबार का प्रकाशन कर रहे हैं, तो अंग्रेजों से एक बार आप प्रूफ रीडिंग करवाइए। प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है पहले उनसे एक बार पढ़वा लीजिए। अंग्रेज जो कहेंगे कि इसको काट के निकाल दो, तो उसको काट के क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं करने पे आपके जो प्रेस है, प्रेस का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, और आपका प्रेस का जो स्वतंत्रता है क्या कर लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा, और आपके प्रेस पर किसका अधिकार हो जाएगा, अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा। कितना घटिया कानून है। समझ में आया? आप बताइए, अगर आपको राष्ट्रवाद की भावना भरना होगा तो अंग्रेजी में जाकर भाषण दीजिएगा। अंग्रेजी में क्या आपको कुछ समझ में आता है, नहीं। अब वहीं हिंदी में, समझ में आया? मनमोहन सिंह को देखिए, तो जब मनमोहन सिंह अंग्रेजी में भाषण देते थे, क्या मनमोहन सिंह को अभी तक किसी को कोई भाषण याद है, मनमोहन सिंह का कोई भी भाषण? लगभग साल वो भी क्या बन रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, क्या उनका कोई भी भाषण आपको याद है, नहीं। लेकिन मोदी जी को अच्छे दिन आएंगे समझ में आया? मैं भी चौकीदार हूँ। समझ में आया? एक से एक। तो अपने भाषा में आप क्या कर सकते हैं, राष्ट्रवाद की भावना बहुत तेजी से भर सकते हैं, लेकिन वहीं आप क्या दूसरे भाषा में राष्ट्रवाद की भावना भर सकते हैं, नहीं। तो ये इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी अखबार को छोड़कर बाकी सभी पर जो प्रकाशन हो रहा था अखबार पे, उस पर क्या कर दिया, प्रूफ रीडिंग। बोला कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत अगर आप किसी अन्य क्या करते हैं भाषा में प्रकाशन करते हैं, तो आपको पहले हमको क्या करना पड़ेगा, लाकर प्रूफ रीडिंग करवाना पड़ेगा। अंग्रेज जो कहेंगे उसको आपको छापना पड़ेगा, जो नहीं करेंगे उसको क्या करना पड़ेगा, काट के हटाना पड़ेगा। क्या इससे अंग्रेजों का जो गलत भाव है क्या उस लोगों के बीच में जा पाएगा, नहीं। तो इसमें देखिए क्या हुआ था, अमृत बाजार पत्रिका था। समझ में आया? बंगाल में प्रकाशित होता था, किसमें, बंगाली भाषा में प्रकाशित होता था, जिसका नाम क्या था, अमृत बाजार पत्रिका। इसको रातों रात शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष रातों रात इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लिए हैं। समझ में आया? नहीं किया रहता तो इन पर क्या लग गया रहता, रोक लग गया रहता। लेकिन वहीं पे देखिए यहाँ पे सोम प्रकाश पत्रिका ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। इन्होंने क्या किया था, बाल विवाह को रोकने के लिए और एक विधवा विवाह के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किए थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनका सोम प्रकाश जो क्या था पत्रिका था, उस पर रोक लगा दिया गया। वो बोले कि हम नहीं मानते इस आर्म्स एक्ट को, और उन्होंने अपना हिंदी में प्रकाशन क्या रखा, जारी रखा। इनके पत्रिका को ही क्या कर दिया गया, रोक लगा दिया गया, बंद कर दिया गया, हमेशा के लिए क्या हो गया, ये जब्त हो गया। समझ में आया? तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, बताइए इसमें लोगों के बीच आक्रोश भरेगा कि नहीं भरेगा, भरेगा। समझ में आया? उसके बाद ये देखिए आर्म्स एक्ट लाया है सब। आर्म्स एक्ट में केवल अंग्रेजी हथियार रखेगा, भारतीय हथियार नहीं रख सकते हैं। तो ये भी बताइए इसमें भी आक्रोश भरेगा कि नहीं भरेगा, भरेगा। कोई दिक्कत है? 1883 में इल्बर्ट बिल आया था। क्या आया था, इल्बर्ट बिल। अब ये इल्बर्ट बिल क्या है, इसमें कहा गया था कि अंग्रेजवा सब देखिएगा, अंग्रेज जज होता था, आपको बताया था 1902 में। समझ में? कौन सा चेम्स, अरे जज का नाम क्या था, किंग्सफोर्ड। समझ में? किंग्सफोर्ड के ऊपर देखिए खुदीराम बोस बम मार के उड़ा दिए थे। समझ में आया? तो पहले ये नियम था कि जब भी अंग्रेज क्या सुनाएंगे, सजा सुनाएंगे, यानी कि जज के रूप में कौन रहेंगे, अंग्रेज ही बैठ सकते हैं, भारतीय जज के रूप में नहीं बैठ सकते हैं। और बैठेंगे भी तो उनको सजा सुनाने का अधिकार नहीं है। यानी कि भारतीयों को अगर आप जज भी बना रहे हैं तो वो सजा नहीं सुना सकते हैं। तो गड़बड़ बात हो गया, किसी का बियाह करा दीजिए, कोई मेहरारू नहीं देंगे, घर रहेगा वो मैंने बियाह हो गया, दुल्हन जेबे नहीं करे साथे।
तब तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आया? तो बताइए इसमें इल्बर्ट बिल में कहा गया था कि भारतीय जो जज बन गए हैं और जिनको सजा सुनाने का अधिकार ही नहीं है। समझ में आया? गड़बड़ बात है कि नहीं है? अरे जज है तो मतलब सजा भी सुनाना चाहिए ना। तो कहा गया था कि भारतीय जज भी इसमें अंग्रेजों को सजा सुना सकते हैं। उसमें कहा गया था कि भारतीय जज केवल भारतीयों को सजा सुना सकते हैं, अंग्रेजों को सजा नहीं सुनाएंगे। लेकिन इल्बर्ट बिल में कहा गया था, ये रिपन लाए थे, इनके नाम आगे लॉर्ड लगा सकते हैं क्योंकि ये बहुत बढ़िया आदमी थे रिपन। इनको भारत का उद्धारक कहा जाता है। बढ़िया बढ़िया कानून लेकर आए थे कौन? लॉर्ड रिपन। बाद में जब यहाँ से लौट कर इंग्लैंड गए थे, इनके ऊपर महाभियोग भी लगाया गया था कि गलत काम करके आया, भारतीयों को मदद करके आया, इसको हटा दीजिए। वो पास नहीं हुआ, अलग बात है। तो 1883 में क्या आया था? इल्बर्ट बिल। समझ में आया? इल्बर्ट बिल में लॉर्ड रिपन ने क्या कहा था कि जो भारतीय जज है, कौन है? भारतीय जज अंग्रेजों को भी सजा सुना सकते हैं। अब गोरखा सब विद्रोह कर दिया। समझ में आया? गोरखा सब जानते हैं सफेद सफेद होता है, तो इसको सफेद विद्रोह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सफेद विद्रोह। समझ में आया? इस इल्बर्ट बिल का विद्रोह कौन कर दिए? अंग्रेज कर दिए कि भारतीय काला काला जज सब हमको सजा सुनाएगा। समझ में आया? तो इसका क्या कर दिया गया? विद्रोह को विरोध कर दिए। कौन किए थे विरोध इसका? अंग्रेज किए थे। और अंग्रेज सब सफेद सफेद होता है, इसको श्वेत विद्रोह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वेत विद्रोह। तो इल्बर्ट बिल का विरोध कौन किए थे? अंग्रेज। इसलिए ये बिल को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। ये बिल क्या हुआ? पास नहीं हो पाया। ये बिल बढ़िया था कि नहीं था? अरे था भाई, ब्याह करा दिए तो दुल्हन को भी भेजिए साथे। जज बना दिए हैं, सजा सुनाने का अधिकारी छीन लिया, ये कौन सा बात हुआ? समझ में आया? तो ये रिपन हो गया। रिपन ने क्या किया था? जो प्रेस एक्ट वर्नाक्युलर एक्ट लाया था, इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया था। रिपन ने इसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। जबकि लिटनवा इसको लेकर आया था। समझ में आया? लिटन का गला दबा देना चाहिए था लिटन का। उसके बाद आया था कारखाना अधिनियम। कौन सा आया था? कारखाना अधिनियम। कारखाना अधिनियम में मजदूरों के ऊपर बहुत ज्यादा क्या किया जाता था? जुर्म का किया जाता था। कहा जाता था कि मजदूर 12-12 घंटा काम करेंगे। समझ में आया? और उनकी जो पत्नी है वो भी उसके साथ 12 घंटा काम करेगी, दिन में भी और रात में भी। समझ में आया? मतलब रात में, बाद में इसमें चल के महिलाओं पर रोक लगा दी कि रात में महिला काम नहीं कर सकती है। उसके अलावा जो मजदूर के बच्चे हैं वो भी आके कारखाना में क्या करेंगे? कार्य करेंगे। आराम करने का कोई भी अनुमति नहीं होगा। धीरे धीरे इस कारखाना अधिनियम को क्या कर लिया गया? कठोर कर दिया गया। जब रिपन थे, रिपन, समझ में आया? रिपन थे, क्योंकि इनको थोड़ा सा इज्जत दीजिए क्योंकि बढ़िया आदमी थे। रिपन थे, तो इन्होंने कहा था कि जो मजदूर है, मजदूर को 9 घंटा काम करना होगा और महीना में 4 दिन का क्या मिलेगा? छुट्टी मिलेगा। तो बढ़िया बात है, हर संडे को ऐसे ही छुट्टी रहता है। तो इन्होंने ही कहा था कि क्या करना पड़ेगा? 9 घंटा काम करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा? 4 दिन का छुट्टी रहेगा। लेकिन धीरे धीरे इस कारखाना जब रिपन चलेगा तो ऐसा ऐसा नियम लाया कि 12 घंटा काम करना पड़ेगा, बाल बच्चा भी काम करेगा, तुम्हारी बीवी भी इसी में काम करेगी। अब इस तरह से इतना ज्यादा कारखाना अधिनियम में क्या हो गया? कठोरता आ गया कि लोग इसका क्या करने लगे? विरोध करने लगे। और इस विरोध के चलते यहाँ पे क्या हो गया? विद्रोह हो गया। अब देखिए 1914 से 1918 तक क्या चल रहा था? प्रथम विश्व युद्ध। क्या चल रहा था? प्रथम विश्व युद्ध। अब इस प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जो था, कारण तो बहुत ज्यादा था, समझ में आया? लेकिन तात्कालिक कारण क्या था? सार्बिया और ऑस्ट्रिया। समझ में आया? यूरोप में 2 राष्ट्र हैं, एक का नाम है सार्बिया और एक का नाम क्या है? ऑस्ट्रिया। सार्बिया और प्लस में ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का नाम है ऑस्ट्रिया हंगरी। समझ में आया? यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑस्ट्रिया हंगरी, केंद्रीय देश में है। समझ में आया? कौन सा देश है? केंद्रीय देश में है। समझ में आया? तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया हंगरी और यहाँ पे है सार्बिया। समझ में आया? सार्बिया का जो एक राजा था, राजा नहीं था, राजकुमार था। क्या नाम था? राजकुमार था, जिसका नाम था आर्क ड्यूक फर्डिनेंट। क्या नाम था? आर्क ड्यूक फर्डिनेंट। पूछता है कभी कभी प्रथम विश्व युद्ध के तात्कालिक कारण को लिखें। समझ में आया? तो उसमें लिखना पड़ेगा, 3 नंबर में पूछेगा, 3 नंबर में लिख दीजिएगा। तो सार्बिया का राजकुमार जिसका नाम था आर्क ड्यूक फर्डिनेंट, उसका ऑस्ट्रिया, समझ में? ऑस्ट्रिया में क्या हो गया? झगड़ा हुआ और वहां पे उसका क्या कर दिया गया? हत्या कर दिया गया। समझ में आया? ऑस्ट्रिया का राजधानी बोस्निया, बोस्निया का सेरेजेवो में। समझ में आया? ऑस्ट्रिया का राजधानी बोस्निया और बोस्निया का सेरेजेवो में उसका क्या हो गया था? हत्या हो गया था। तो बताइए सार्बिया का राजकुमार कौन था? सार्बिया का राजकुमार। और ये आखिरी राजकुमार, आखिरी राजकुमार का मतलब समझते हैं ना? इसके बाद से इसके खानदान में कोई था ही नहीं, इसका शादी ब्याह भी नहीं हुआ था कि इसका राजकुमार कोई आएगा। समझ में आया? तो सार्बिया का राजकुमार कहाँ गया था? ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया में इसका क्या हो गया? हत्या हो गया। क्या हो गया? हत्या हो गया। समझ में आया? और जैसे हत्या हुआ, 28 जुलाई को हत्या हुआ था, 28 जून 28 जून को हत्या हुआ। ठीक है? कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में। किसका? सार्बिया का राजकुमार। क्या नाम था? फर्डिनेंट। क्या नाम था? फर्डिनेंट। समझ में आया? फर्डिनेंट का हत्या कहाँ हो रहा है? ऑस्ट्रिया में। सार्बिया कहा ऑस्ट्रिया से कि तुमको हम क्या देते हैं? 1 महीना का मोहलत देते हैं, तुम हमको बताओ कि हमारे राजकुमार का हत्या कौन किया है, जो दोषी है उनको सामने लेकर क्या हो आओ। लेकिन ऑस्ट्रिया इसको इग्नोर कर दिया, बोला हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ये अपना पल्ला झाड़ कर क्या हो गया? निकल गया। बोला हमको नहीं पता तुम्हारे राजकुमार को कौन मारा।
हमारा भी है तो बढ़िया किया है समझ में आया। अब यहाँ सार्बिया 28 जून क्या हुआ था, जून 28 जुलाई को ये क्या कर दिया, युद्ध का घोषणा कर दिया। 28 जुलाई को किसके खिलाफ युद्ध का घोषणा किया, ऑस्ट्रिया के खिलाफ। कौन, सार्बिया। बोला अगर तुम नहीं बता सकते हो तो हम खुद तुम्हारे साथ क्या करेंगे, युद्ध लड़ेंगे और दोषियों को हम खुद सजा देंगे। समझ में आया। काहे सार्बिया, जैसे सार्बिया क्या किया, ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध का घोषणा किया। ऑस्ट्रिया का ऑलरेडी संधि चल रहा था किसके साथ, जर्मनी के साथ। समझ में आया। उस समय बहुत ज़्यादा गुप्त संधि हुआ करता था, कब, 1914 से 18 के बीच। 1914 से पहले बहुत ज़्यादा गुप्त संधि हुआ था। तो ये सब अपना त्रिगुट संधि बना लिया था, त्रिगुट अलायंस बनाया था। समझ, तीनों मिला के एक त्रिगुट सेना बनाया था, संधि कर लिया था। कौन कौन, इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी। इनका कहना था अगर हम तीनों में से किसी पर भी अगर कोई आक्रमण करता है तो हम तीनों लोग मिलकर मारेंगे। जैसे इस समय का नाटो, इस नाटो की वजह से ही अभी रूस और यूक्रेन में बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है। इसमें अभी 31 देश हो गए हैं। कितना देश हो गए हैं, 31 देश। इनका कहना है कि हम 31 के ऊपर कोई भी अगर देश आक्रमण करेगा तो हम 31 देश मिलकर उसको मारेंगे। समझ में आया। इसी नाटो में कौन जाना चाहता था, यूक्रेन। समझ में आया। तो रूस ने उस पर ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। बोला छोटा तुम जाएगा उधर नाटो में, अब बाद में तुम्हारे ऊपर हम आक्रमण करेंगे तो 31 आकर हमको मारेगा। समझ में आया। तो बताइए 31 उद्देश्य से क्या एक उद्देश्य जीत पाएगा, नहीं। तो यही जिस तरह से यहाँ पे नाटो है उसी तरह से यहाँ पे त्रिगुट अलायंसमेंट बनाए थे। समझ में आया, ट्रिपल अलायंस। तो इसको क्या किए थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। अब बताइए सार्बिया किसके ऊपर आक्रमण करने का धमकी दिया, ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया का ऑलरेडी संधि किसके साथ है, जर्मनी के साथ। जर्मनी इसके मदद के लिए आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तुरंत आके जर्मनी खड़ा हो गया। और उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य, यूरोप का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र का नाम क्या था, जर्मनी। जर्मनी आके ऑस्ट्रिया के साथ खड़ा हो गया। बोला कि अगर सार्बिया ऑस्ट्रिया के ऊपर हमला करेगा तो उसको मान लिया जाएगा कि वो जर्मनी के ऊपर हमला कर रहा है। समझ में आया। सार्बिया भी कहाँ चुप बैठने वाला था, सार्बिया का भी दोस्त कौन था, रूस। समझ में आया। रूस आके सार्बिया के पीछे खड़ा हो गया। बोला जो अगर सार्बिया के ऊपर आक्रमण करेगा तो समझ लिया जाएगा कि रूस के ऊपर आक्रमण किया जा रहा है। समझ में आया। और रूस का ऑलरेडी किसके किसके साथ में संबंध है, फ्रांस और इंग्लैंड के साथ में। समझ में आया। अब देखिए विश्व युद्ध कैसे हो रहा है, सब एक दूसरे के अगल बगल में आते जाएंगे, युद्ध होता जाएगा। अब देखिए ऑस्ट्रिया, अब देखिए जर्मनी इतना ज़्यादा घमंडी में एकदम घमंडे चूर था क्योंकि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राज्य था। ये कहा ऑस्ट्रिया को तुम साइड हटो तो बेटा। समझ में आया। इसको रूस बोला इसको सार्बिया का तुम भी साइड हटो, तुम दोनों का झगड़ा खत्म। तुम्हारा राजकुमार किधर पिटाया किधर नहीं पिटाया वो खत्म। अब राष्ट्र कौन थे यहाँ, जर्मनी और रूस, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, आमने सामने हो गए। समझ में आया। और जब रूस के आमने सामने हो गए तो देखिए जर्मनी के जस्ट बगल में पड़ोसी राज्य कौन है, फ्रांस है। समझ में आया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे रूस है। समझ में आया। और रूस का यहाँ पे देखिए जर्मनी मिलेगा आपको, ये है जर्मनी। तो रूस से इतना दूर क्या है, जर्मनी। लेकिन जर्मनी के जस्ट बगल में फ्रांस है और फ्रांस के साथ मित्रता किसका है, रूस का। तो रूस यहाँ फ्रांस में क्या भेजा, संदेश भेजा कि तुम्हारा पड़ोसी राष्ट्र है, जाके थोड़ा सा समझाओ कि इतना बड़ा राष्ट्र से युद्ध न करे। समझ में आया, अपने औकात में रहे समझ में आया। फ्रांस गया किसको समझाने के लिए, जर्मनी को समझाने के लिए। जर्मनी कहा अब रूस गई लो भाड़ में, पहले तोरा से लड़ेंगे पूरा महिला वाला लक्षण है इसके पास। देखिए अगर लड़ाई झगड़ा होता है जो छुड़ाने जाता है महिला होकर गरियाने लगती है, क्या है तू छुड़ाने आया है समझ में आया। तो इस तरह से जर्मनी में क्या हो गया, इसके फ्रांस के साथ भिड़ गया। समझ में आया। और फ्रांस के साथ भिड़ा तो इसके साथ देखिए इंग्लैंड भी तो इसमें घुसेगा क्योंकि ये लोग भी क्या किए हैं, अपना संधि किए हैं। समझ में आया। और भारत पे कब्जा किसका था, भारत किसका उपनिवेश था, इंग्लैंड का। किसका उपनिवेश था, इंग्लैंड का। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। बहुत भयानक तरीका से प्रथम विश्व युद्ध हुआ। लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए थे। 1 करोड़ लोग क्या हुए थे, मारे गए थे। उस समय बताइए उस समय जनसंख्या कितना कम होता होगा। उस समय 1 करोड़ लोग क्या हुए थे, मारे गए थे। समझ में आया। तो इधर से क्या हो गया, लड़ाई झगड़ा क्या हो गया, शुरू हो गया। तो यहाँ बताइए इंग्लैंड किस में भाग ले लिया, प्रथम विश्व युद्ध में। क्यों भाग ले लिया, क्या ये इंग्लैंड का झगड़ा था, नहीं। झगड़ा नॉर्मल था। सार्बिया का राजकुमार का ऑस्ट्रिया में क्या कर दिया गया था, हत्या कर दिया गया। सार्बिया और ऑस्ट्रिया के बीच का झगड़ा था, लेकिन 2 विशाल विशाल देश जर्मनी और रूस आपस में क्या हो गया, टकरा गए। और टकरा गए तो यहाँ पे इंग्लैंड भी आ गया। समझ में आया। और इंग्लैंड भी इस युद्ध में क्या हो गया, कूद गया। अब बताइए युद्ध में अगर आप भी बताइए, अगर एक देश का दूसरे देश के साथ युद्ध हो रहा है तो उसका अर्थव्यवस्था ऊपर जाएगा कि नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा। अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जब युद्ध होता है, क्योंकि आपको बताए थे, बहुत पहले से आपको बताते हैं, जब भी कहीं पे युद्ध होता है तो वहाँ पे बड़का बड़का बम फोड़ना पड़ता है और बहुत महंगा महंगा वहाँ पे हथियार आता है। और एक एक सैनिक के लिए खाना भोजन पानी सबका व्यवस्था कराना बहुत ज़्यादा क्या होता है, कॉस्टली पड़ जाता है। तो देश का अर्थव्यवस्था क्या होने लगता है, नीचे जाने लगता है। और वो देश कैसा होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है। अब बताइए अगर ये इंग्लैंड का उपनिवेश कौन है, भारत, और भारत इंग्लैंड किस में घुस गया है, प्रथम विश्व युद्ध में, तो चाहेगा कि हमारे उपनिवेश में अशांति फैले, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सेना किसके साथ लड़ रहा है, प्रथम विश्व युद्ध में लड़ रहा है। अगर उपनिवेश में अशांति फैलेगा तो उस अशांति को दबाने के लिए किसको भेजना पड़ेगा, सेना भेजना पड़ेगा।
और सेना बताइए आप प्रथम विश्व में लड़ाइएगा कि सेना को ले जाकर उपनिवेश का अपना एथी दबाइएगा, विद्रोह दबाइएगा? तो क्या कीजिएगा आप? अपने पहले तो क्या कीजिएगा, अपना युद्ध लड़िएगा। तो इसमें इंग्लैंड सोच रहा था कि हमारा जो उपनिवेश है, उपनिवेश में क्या बना रहे, शांति बना रहे, ताकि हमारा सेना ज्यादा इधर उधर क्या हो, न छिटाए, और पूरा फोकस किसके ऊपर रहे, प्रथम विश्व युद्ध पर रहे। भारत में ये बात पता चल गया, क्योंकि भारत में थे महात्मा गांधी। उन्होंने क्या किया था, यहाँ से 8 लाख सैनिकों को कहाँ भेजा था, लड़ाई लड़ने के लिए कहाँ भेजा था, इंग्लैंड भेजा था, भारतीय सैनिकों। इसीलिए उनको सार्जेंट का उपाधि दिया गया था। अंग्रेजों ने उनको कैसर हिंद का उपाधि दिया था। बाद में जब जलियांवाला बाग हुआ तो उसको क्या कर दिए, वो वापस भी कर दिए। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे इंग्लैंड ने कहा था कि इसको क्या किया जाए, उपनिवेशों को शांत रखा जाए। लेकिन यहाँ पे जो क्रांतिकारी नेता थे बोले थे यही मौका है, वो उधर युद्ध में फसल है। आप देखिएगा जब बड़का बड़का घाव होता है तो छोटका छोटका घाव अपना मने साइड हो जाता है। आपके शरीर में छोट मोट कहीं पे फूड़ा फूंसी निकला है, तब तक कहीं पे खूब गहरा कट गया, अभी घाव का दर्द खत्म, अब उसका दर्द ज़्यादा होगा। समझ में आया? तो जब बड़ा बड़ा युद्ध होता है तो छोटा छोटा युद्ध ऑटोमेटिक साइड हो जाता है। समझ में आया? तो बताइए बड़का युद्ध के सामने उपनिवेश में अगर कोई क्रांति हो रहा है तो उस पर अंग्रेज ध्यान देंगे? नहीं। तो जो यहाँ पे जो क्या थे लोग थे, वो सोचे थे कि छोट पुट में विद्रोह करके हम लोग क्या करते हैं, निकल जाते हैं, एक बार आज़ादे हो जाते हैं। क्योंकि अभी ये कहाँ उलझा हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध में। और जब प्रथम विश्व युद्ध में उलझा है तो बताइए वो अपना सैनिक किधर भेज रहा होगा, प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए। और इधर हम लोग छिटपुट विद्रोह करेंगे, विद्रोह करके हम लोग क्या हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। समझ में आया? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय में क्या प्रभाव पड़ा था। बताइए 14 से 18 तक युद्ध चल रहा है और भारत में देखिए 14 से 18 तक बीच में क्या हो रहा है। बताइए अंग्रेज किधर उलझे हुए हैं, प्रथम विश्व युद्ध में। और इसमें लोगों ने कहा था कि हम प्रथम विश्व युद्ध में क्या करते हैं, उधर उलझ गया है। तो बताइए बड़का युद्ध के सामने छोटका युद्ध दिखाई देगा? नहीं। इधर लाला हरदयाल थे, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का स्थापना कर दिया। समझ में आया? कहाँ पे किए थे, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को, यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में क्या कर दिए थे, गदर पार्टी का स्थापना कर दिए थे। समझ में आया? इसी में 1915 से 17 के बीच में होम रूल आंदोलन चला दिया गया था। कौन सा आंदोलन, होम रूल आंदोलन। भारत में कौन सा आंदोलन चला था, होम रूल। ये चलाए थे एनी बेसेंट और कौन से तिलक, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने मिलकर क्या चला दिया था, होम रूल आंदोलन। ये आयरलैंड से प्रेरित था। कहाँ से, आयरलैंड से। एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी, आयरलैंड। यहाँ पे देखिए ये है संयुक्त राज्य क्या, इंग्लैंड। समझ में आया? इंग्लैंड के जस्ट बगल में आपको आयरलैंड दिखेगा, इंग्लैंड के जस्ट बगल में क्या दिखेगा, आयरलैंड। तो वो आयरलैंड में अंग्रेज क्या किए थे, बोले थे कि हम लोग जो राज्य है, राज्य में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, केंद्र में हम लोग का पावर रहेगा। तो बताइए राज्य क्या कहलाता है, होम। तो क्या होम में किसी प्रकार का कोई अंग्रेजों का रूल था? नहीं। होम में किसका रूल था, जो वहाँ के लोकल लोग थे। तो एनी बेसेंट का कहना था जिस प्रकार आयरलैंड में होम रूल आंदोलन, होम रूल चलता है, यानी घर में किसका शासन चलेगा, हम लोग का, उसी प्रकार यहाँ भारत में भी होम रूल दीजिए, यानी राज्यों में किसकी स्वायत्तता होना चाहिए, भारतीयों का स्वायत्ता होना चाहिए, ना कि अंग्रेज उसमें कुछ करेंगे। तो ये होम रूल आंदोलन कौन चला रहे थे, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। क्योंकि ये उनको पता था कि कहाँ लटका हुआ है, जाकर दूसरा युद्ध झगड़ा में अझुराया हुआ है। समझ में आया? आप ही लोग के घर में देखिएगा, अगर बगल में अगर कोई बड़का बड़का झगड़ा हो जाएगा तो घर में का झगड़ा आदमी पहले शांत कर देता है और पहले पड़ोसी से लड़ेगा, उसके बाद से अपना घर में का झगड़ा क्या करेगा, सलटाएगा। वो हर जगह का नियम है। तो ये लोग भी क्या किए थे, अपना बड़का बड़का आंदोलन किए थे। इसी में देखिए 1916 में देखिए महात्मा गांधी किसमें, लखनऊ अधिवेशन में भी क्या किए थे, भाग ले लिए थे। कांग्रेस का उस समय अधिवेशन चला था लखनऊ में। समझ में आया? और उस लखनऊ में हो गया था लखनऊ समझौता। कौन सा समझौता, लखनऊ समझौता। तो लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916 में। अब इस समझौता में क्या हुआ था आपको बता चुके हैं, नरम दल और गरम दल क्या हो गए, एक हो गए, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी क्या हो गए, एक हो गए। इस तरह से नरम दल, गरम दल, कांग्रेस, मुस्लिम दल, ये सभी लोग क्या हो गए, एक हो गए। इसी को कहते हैं लखनऊ समझौता। क्या कहते हैं, लखनऊ समझौता। 1916 में इधर लखनऊ समझौता हो रहा है, इधर युद्ध लड़ रहा है। 14 से 18 के बीच में क्या लड़ रहा है, युद्ध लड़ रहा है। समझ में आया? उसी में देखिएगा 17 में चंपारण हो गया, 18 में खेड़ा हो गया। समझ में आया? तो 18 तक इस तरह से तो महात्मा गांधी को छुटपुट क्या किया, आंदोलन किए। समझ में आया? और लेकिन 1919 में क्या हो गया था, खिलाफत और जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये सब आपको क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। तो पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो यही प्रभाव पड़ा। लाला हरदयाल 1913 में क्या कर दिए, गदर पार्टी का स्थापना कर दिए। इधर होम रूल आंदोलन चल रहा था। 1916 में लखनऊ समझौता हो रहा था। नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग सभी क्या हो रहे थे, एक हो रहे थे। तो ये सब प्रभाव किसके ऊपर पड़ा था, भारत के ऊपर पड़ा था। और 1919 में आ गया था मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्या आया था, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 में ही क्या आया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। किसके कारण, रॉलेट एक्ट के कारण। तो 1919 में रॉलेट एक्ट भी आया। और जब जलियांवाला बाग हो गया तो उनको लोगों को क्या करने के लिए, शांत करने के लिए किसका गठन किया गया था,
मेसोपोटामिया आयोग, और उसने क्या लेकर आया था, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। आपको बताए थे कि 1857 के क्रांति के बाद भारत में एक चमचा बैठेगा जिसका नाम होगा वायसराय। वायसराय का नाम था क्या, मोंटेग्यू। क्या नाम था, मोंटेग्यू। और जो वहाँ राज्य सचिव था उसका नाम था चेम्सफोर्ड। तो दोनों का नाम लगा कर पड़ गया मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्या हुआ, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। समझ में? तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में कहा गया था कि महिलाओं को क्या करने का, वोट डालने का अधिकार है। राज्यों में क्या है, आधा शक्ति किसको दे दिया गया, भारतीयों को दे दिया गया। तो भारतीय क्या हो गए, शांत हो गए। तो ये सब किसका प्रभाव था, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव था। तो प्रथम विश्व युद्ध का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, कोई दिक्कत है इसमें, हो जाएगा सब। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब छोटपुर दो विद्रोह हुआ उसको भी देख लेते हैं। पहला है रंपा विद्रोह। क्या नाम है, रंपा विद्रोह। अब रंपा विद्रोह दक्षिण भारत से रिलेटेड है, दक्षिण भारत का नाम वैसे ही होता है, समझ आया। तो अजीब अजीब उस उधर का है रंपा विद्रोह। क्या है, रंपा विद्रोह। RRR मूवी निकला था एक, समझ आया। उसमें इस विद्रोह को बढ़िया से, मतलब बढ़िया से नहीं दिखाएगा, लेकिन फिर भी उसी विद्रोह पर आधारित फिल्म है, समझ में आया। उसमें हीरो को मतलब बताया गया कि हीरो ही क्या हो गया, जीत गया, लेकिन इसमें हीरो मर जाता है, इसमें जीतता नहीं है, समझ में आया। सीताराम राजू। क्या नाम है, सीताराम राजू। ये रंपा विद्रोह शुरू हुआ था 1916 में। रंपा विद्रोह कब शुरू हुआ था, 1916 में। कितना लिखा है जी, 1916, समझ में आया। ये आदिवासी विद्रोह था। कैसा विद्रोह था, आदिवासी। आदिवासी किसे कहते हैं, आप लोग देखिएगा, आप लोग में कभी कभी आता है कि बताइए आप SC हैं कि ST हैं, क्या अंतर होता है SC और ST में। एक होता है शेड्यूल कास्ट और एक होता है शेड्यूल ट्राइब, समझ में आया। अब देखिए ये जो लोग हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट हो गया, ये लोग समाज में रहते हैं। कैसे रहते हैं, समाज में रहते हैं, लेकिन कैसे जाति के हैं, थोड़ा सा दलित जाति के हैं। समाज में रहते हुए किस जाति के हैं, दलित जाति के हैं, समझ में आया। इनको बहुत ज़्यादा दबाया गया है, बहुत ज़्यादा सताया गया है, यानी कि कास्ट मतलब क्या होता है, जाति, समझ में आया। तो शेड्यूल कास्ट यानी दलित जाति के हैं, थोड़ा क्या है, दलित जाति के हैं, यानी पिछड़ी जाति के हैं। कौन सी जाति हैं, पिछड़ी जाति के हैं। तो समाज में रहते हुए ये कौन सी जाति के हैं, पिछड़ी जाति के हैं। इसे हम लोग कहेंगे शेड्यूल कास्ट। क्या कहेंगे, शेड्यूल कास्ट, यानी ऐसा कास्ट जो समाज में रह रहा है लेकिन क्या है, पिछड़ा जाति का है। लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए हैं, लेकिन अभी भारत में क्या किया है, कानून बन गया, अभी किसी प्रकार कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। तो इसे कहेंगे SC। क्या कहेंगे, SC। लेकिन एक होता है ST, इसको कहेंगे शेड्यूल ट्राइब। क्या कहेंगे, शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब में देखिएगा ये लोग समाज में नहीं रहते हैं, ये लोग समाज में क्या होते हैं, नहीं रहते हैं। ये लोग समाज से थोड़ा सा कट के रहते हैं और अपना पूरा ट्राइब, मतलब देखिएगा ट्राइबल पूरा ही जाता है। जैसे बंजारा लोग को देखिएगा, बंजारा लोग आएंगे एक जगह बस जाएंगे और जाएंगे तो फिर पूरा ठेला वाला पलाट के एक के साथ लेकर क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। आप लोग जब देखिएगा, अगर इधर निकलेगा स्टेशन साइड में, तो उधर देखिएगा पाल उल्तान के कुछ लोग रह रहे हैं, 15, 20, 25 लोग रह रहे हैं। उन लोग को हम किस में रखेंगे, शेड्यूल ट्राइब में रखेंगे। जो समाज से कट कर और क्या कर रहे हैं, अपने सभ्यता और अपने संस्कृति को क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं, उनको हम लोग क्या कहेंगे, शेड्यूल ट्राइब कहेंगे। और जो समाज में रहते हुए लोगों का क्या झेल रहे हैं, अत्याचार झेल रहे हैं, वो पिछड़ा जाति का है। पहले का बात बता रहे हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, समझ में। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, SC कहेंगे। तो SC और ST में कोई दिक्कत है। अब बताइए ये जो आदिवासी लोग हैं, ये SC में आएंगे कि ST में आएंगे, ST में आएंगे। किस में आएंगे, शेड्यूल ट्राइब। वो लोग क्या आदिवासी लोग समाज में आकर रहते हैं, नहीं। वो लोग समाज से कट कर अपना खुद का अपना क्या किए हैं, एक कॉलोनी बनाकर रखे हुए, उसी कॉलोनी में वो लोग क्या होते हैं, रहते हैं। और कोई दूसरा अगर उस कॉलोनी में घुसेगा तो पूछताछ के मारियो देंगे, समझ में आया। पहले देखिएगा, बहुत पहले का मतलब अगर आप जाइएगा, अभी भी है, इंग्लैंड बोल रहे हैं हम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ऐसा जनजाति है कि अगर आप वहाँ पे जाइएगा तो आपको भाला वाला लेकर मार देगा। अरे ले जाएगा अपने देवी के पास, अब बांध के खूब हो करके अथी करेगा, और उसके बाद सबका बलि दे देगा, जाओ। ये अभी भी होता है। तो ये सब किस में आ जाएंगे, शेड्यूल ट्राइब में आ जाएंगे, यानी ST में, आदिवासी, समझ में आया। तो ये कैसा विद्रोह था, आदिवासी विद्रोह था। कोई दिक्कत है ये आदिवासी विद्रोह में। तो रंपा विद्रोह कैसा विद्रोह था, आदिवासी विद्रोह था। कब शुरू हुआ था, 1916 में शुरू हुआ था। लेकिन इसको जब जान कब मिला, जैसे विद्रोह तो शुरू बहुत पहले से हो जाता है, लेकिन एक होता है ना कि सबसे तूल कब पकड़ लिया, समझ में आया। यहाँ देखिए, तो 1922 से 24 के बीच में इसके अंदर में आ गए सीताराम राजू। क्या नाम है, सीताराम राजू। सीताराम राजू ने जब इसका नेतृत्व कर दिया रंपा विद्रोह का, तो ये क्या हो गया, पूरा तरीका से तूल पकड़ लिया और चारों तरफ इसका क्या कर हो गया, उसका मतलब झंडा लहर गया कि कोई क्या है, हो रहा है कौन सा, रंपा विद्रोह। तो रंपा विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे, सीताराम राजू, समझ आया। इस विद्रोह को सबसे आगे बढ़ाने का कार्य कौन किए थे, सीताराम राजू। इन्होंने छापामार युद्ध लड़ा था। आपको बताया था छापामार युद्ध क्या होता है, छापामार युद्ध नहीं बताए थे। ये पहाड़ियों में या फिर क्या होता है, दलदली क्षेत्र में ही क्या है, संभव है। आपको बताया था जब वियतनाम युद्ध पढ़ा रहे थे, तो वियतनाम युद्ध में क्या होता था, छापामार युद्ध होता था। छापामार युद्ध में जैसे ये क्या हो गया, ये 2 पहाड़ी हो गया, ये क्या हो गया, 2 पहाड़ी हो गया, समझ में आया। 2 पहाड़ी में इसके पास है 10,000 सैनिक। कितना सैनिक है, 10,000 सैनिक है, ठीक है। और हमारे पास है मात्र 5,000 सैनिक। कितना सैनिक है, 5,000 सैनिक। फिर भी हम इस 10,000 से क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे। कैसे,
1500 सैनिक को इधर चढ़ा दिए। अब 1500 सैनिक को कहाँ चढ़ा दिए? इधर पहाड़ पे, पूरा भाला गणासा ईंटा पत्थर जो भी है लेकर चढ़ा दिए। समझ में आया? अब 1500 3000 सैनिक हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया। इसमें से 1000 सैनिक को इन लोगों के सामने भेज देंगे, कहेंगे जाओ लड़ाई लड़ो तुम लोग 1000। समझ में आया? और तुम लोग लड़ाई लड़ते लड़ते धीरे धीरे कहाँ भागना? पीछे भागना। धीरे धीरे कहाँ भागना है? पीछे। एक बार मत भागना, नहीं तो जान जाएगा कि बोला के ले जा पहाड़ में मरवा देगा। समझ में आया? धीरे धीरे भागना। तो ये सब धीरे धीरे जो 1000 सैनिक है 10,000 सैनिकों से लड़ते लड़ते धीरे धीरे बुलाकर कहाँ आएगा? पहाड़ी के बीच में लाएगा। और अभी हमारा 1000 सैनिक बचा हुआ है, ये 1000 सैनिक को हम पीछे से भेज देंगे। जैसे ही लेकर इसमें घुसेगा, इधर से 1000 सैनिक लड़ रहा है, इधर से देखिए, इधर से मारेगा भाला गणासा सब फेंक फाक के पहाड़ पर से सबको मार क्या कर देगा? रद्द कर देगा। और जो सोचेगा इधर से भागने के लिए, तो इधर 1000 सैनिकों का क्या खतरा भेजे थे हम? इधर पकड़ के इनको भी क्या कर देगा? रेत देगा। यानी इसी पहाड़ी के बीच में ये लोग क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तो बताइए 5000 सैनिक थे और हम जीत गए कि नहीं जीत गए युद्ध को? इसे कहते हैं 10,000 सैनिक से हम क्या हो गए? जीत गए। इसे कहते हैं छापामार युद्ध। क्या कहते हैं? छापामार युद्ध। इसका प्रयोग कौन किए थे? सीताराम राजू। कौन किए थे? सीताराम राजू। किस विद्रोह में? रंपा विद्रोह में। समझ में आया? तो रंपा विद्रोह में कोई दिक्कत है? अब ये रंपा विद्रोह हो क्यों रहा था? तो ये लोग आदिवासी हैं। कौन सी हैं? आदिवासी। आदिवासी को सबसे अपना प्यारा होता है तो भूमि। समझ में आया? आप लोग को भी अपना भूमि बहुत प्यारा होगा। समझ में आया? उनको भी अपना भूमि बहुत प्यारा था। इन्होंने लाया था वन कानून। क्या लाया था? वन कानून। वन कानून में कहा गया था कि आप झूम खेती नहीं कर सकते हैं। भूगोल में आपको झूम खेती पढ़ा दिए होंगे। समझ में आया? तो उसमें कहा गया था आप झूम खेती नहीं कर सकते हैं। चराई संबंधी जो अधिकार है आपका समाप्त किया जाता है। यानी आप जो गाय बछड़ा को चराने के लिए जंगल में लेकर चल जाते हैं, नहीं चराने ले जाना है। समझ में आया? इसका ही लोग विद्रोह कर दिए। जब चराएंगे नहीं तो हमारा गाय बछड़ू खाएगा कौन सी? समझ में आया? तो इसका ही लोग विद्रोह कर दिए। साहूकारों के द्वारा इनका शोषण किया जा रहा था। साहूकार यानी बड़े बड़े जो साहूकार थे, जो इनको क्या किया था? लोन दिए थे, उनके द्वारा इनका क्या किया था? शोषण किया जा रहा था। तो इसके विरोध में इन्होंने क्या किया था? रंपा विद्रोह। कब शुरू हुआ था? 1924 में। लेकिन तूल कब पकड़ा? यानी कि सबसे ज्यादा विकास कब किया ये आंदोलन? 1922 से 24 के बीच में। 24 में सीताराम राजू का क्या कर दिया गया? पकड़ के जेल में डाल दिया गया और बाद में इनको क्या कर दिया गया? मार दिया गया। तो इस तरह से ये आंदोलन भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। रंपा विद्रोह में किसी को कोई दिक्कत है? कैसा विद्रोह था ये? आदिवासी विद्रोह था। कब शुरू हुआ था? 1916 में शुरू हुआ था। कोई दिक्कत? 1916 में ही इधर देखिए लखनऊ समझौता हो रहा है। समझ में आया? और 1916 में इधर रंपा विद्रोह भी हो रहा है। ईयर को थोड़ा सा मैच करते चलिएगा कि इधर क्या हो रहा है, उस ईयर में और भी कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। समझ में आया? 1916 में और भी कुछ हुआ था। महात्मा गांधी भी 1916 में लखनऊ समझौता में क्या किए थे? भाग लिए थे। चलिए आप देखिए, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1920 में। 1920 में हो गया अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना। समझ में आया? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ट्रेड मतलब नहीं लग रहा है? व्यापार। ट्रेड मतलब क्या होता है? व्यापार। यानी ये व्यापार पे मदद करेगा। किसके लिए? व्यापार के लिए। लाला लाजपत राय किए थे। कौन किए थे? लाला लाजपत राय। इन्होंने कहा था कि मेरे पीठ पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के क्या होता? ताबूत का आखिरी कील साबित होगा। समझ में आया? साइमन कमीशन के विरुद्ध में ये क्या हुए थे? मारे गए थे लाला लाजपत राय। पढ़ा दिए हैं पूरा लाला लाजपत राय के बारे में। तो इन्होंने 1920 में क्या किया था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना किया था। शॉर्टकट में कहा जाएगा AITUC। समझ में आया? फुल फॉर्म पूछ देता है, AITUC का फुल फॉर्म बताइए। तो फुल फॉर्म में क्या हो जाएगा? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। हिंदी में कहा जाएगा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। कोई दिक्कत है? तो इसका स्थापना कौन किए थे? लाला लाजपत राय। समझ में आया? पंजाब नेशनल बैंक का भी स्थापना कौन किए थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय बहुत दिमाग के तेज थे। समझ में आया? पंजाब नेशनल बैंक PNB किसका किसका खाता है? PNB में सबका होगा, लगभग सबका होगा। समझ में आया? तो PNB में सबका देखिएगा लगभग लोगों का खाता होगा। इसका स्थापना कौन किए थे? लाला लाजपत राय किए थे। समझ में आया? इनका कहना था भारतीयों के पास बहुत ज्यादा क्या है? पैसा है, और ले जाके वो अंग्रेजों को बैंक में रख रहे हैं। अंग्रेज सब आया है आजकल, चल जाएगा तो पैसों लेकर तो सब चल जाएगा। इसको भारतीयों का जो पैसा है उसको कहाँ लाओ? भारतीय बैंक में लाओ। समझ में आया? और इसे भारतीय बैंक से बहुत ज़्यादा कमाई होता है। समझ में आया? क्या बैंक आपको कुछ देता है? नहीं, लेकिन आपका खड़े पैसा ले जाकर कहीं ना कहीं ब्याज पर लगा देगा, कोई इन्वेस्ट कर देगा और पूरा प्रॉफिट रख लेगा, और बदले में आपको 2-4% का ब्याज दे देगा। लोग 2-4% का क्या होने वाला है? आपसे कितना परसेंट कमा लिया? दिया कितना? 2%। समझ में? तो लाला लाजपत राय इसको क्या किए थे? भाग गए थे। बोले अपने लिए अपना बैंक क्या करो? स्थापित करो, पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा बैंक? पंजाब नेशनल बैंक। लाला लाजपत राय किसका स्थापना कर दिए थे? पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना किए थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, ट्रेड मतलब होता है व्यापार। समझ में आया? तो ट्रेड यूनियन बैंक का भी स्थापना कौन किए थे? ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कौन किए थे? लाला लाजपत राय। कब किए थे? 1920 में। 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हो गया। किसका? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कौन किए थे? सत्यभक्त। कौन किए थे? सत्यभक्त।
तो 1925 में सत्यभक्त ने किसका स्थापना कर दिया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का। किसका? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का। तो 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कौन किए थे? सत्यभक्त। उसके बाद से 1925 में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का गठन हो गया। किसका गठन हो गया? आरएसएस का गठन हो गया। अभी इसको बीजेपी का संगठन और पता ना का इसको बोला जाता है। इसे आपकी किताब में नहीं दिया था, आपको भी इससे मतलब नहीं, बस आपकी किताब में इतना देखा कि बताइए आरएसएस का गठन कब हुआ था? 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में। जिसका पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। क्या नाम है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसका गठन कब हुआ था? 1925 में। क्वेश्चन है इसका शॉर्टकट में क्या कहता है? आरएसएस। क्या कहा जाता है? आरएसएस। उसके बाद से आ जाएगा किसान सभा। क्या आ जाएगा? किसान सभा। किसान सभा का गठन किए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन किए थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। इनका जो जन्मदिन है, बर्थडे है, वो महाशिवरात्रि के दिन हुआ था। समझ में आया? और ये शिव जी के परम भक्त थे। महाशिवरात्रि के दिन इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और शिव जी के परम भक्त थे कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती। इन्होंने बिहार में बिहार किसान सभा का गठन किया। कब किया? 1929 में। एक नंबरिया में क्वेश्चन पूछता है, बिहार में बिहार किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1929 में। किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन किए थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और उसके बाद से पूछेगा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 11 अप्रैल 1936 में। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। कोई दिक्कत है? तो 11 अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का क्या हुआ था? गठन हुआ था। इसका भी गठन कौन किए थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। कोई दिक्कत है? और 1930 में हो गया चटगांव षड्यंत्र। समझ में आया? अब 1930 में चटगांव षड्यंत्र क्यों हुआ था? ये बंगाल में हुआ था। समझ में आया? देखिए उस समय भारतीयों के पास हथियार नहीं था कि अंग्रेजों को क्या करे? मारे। समझ में आया? उसी में थे कौन? सूर्यसेन। क्या नाम था? सूर्यसेन। इनका दूसरा नाम मास्टर दा है। क्या नाम है? मास्टर दा। समझ में आया? मास्टर दा। मास्टर दा किसको कहा जाता है? सूर्यसेन को। 1930 में इन्होंने चटगांव में क्या था? अंग्रेजों का बहुत बड़ा हथियार का कारखाना था। क्या था? हथियार का कारखाना। उन्होंने हथियार का कारखाना लूट लिया और ले जाकर पूरा भारतीयों में क्या कर दिया? बांट दिया। समझ आया? अब एक एक भारतीयों के पास हथियार आ गया। अंग्रेज आके कह रहा तनी चाय देबो हो, चाय लेके कह रहा ढांग गया बेचारा, चाय पीने आया था, सूट गया। समझ में? इस तरह से जहाँ तहाँ अंग्रेज क्या होने लगे? मराने लगे। समझ में आया? तो चटगांव षड्यंत्र में अंग्रेजों का जो क्या था? कारखाना था, हथियार का कारखाना, उसको कौन लूट लिए? सूर्यसेन। सूर्यसेन का दूसरा नाम मास्टर दा। समझ में आया? उन्होंने लूट कर और पूरा हथियार किसमें बांट दिया? भारतीयों में बांट दिया। और भारतीय में जगह जगह क्या हो गया? हथियार आ गया और क्रांति बहुत ज़्यादा क्या हो गया? बढ़ गया। बाद में इनको 1934 में पकड़ कर क्या कर दिया गया? फांसी दे दिया गया। किनको? सूर्यसेन को। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा किताब क्या होता है? समाप्त होता है। शीतपुर से लेकर और पूरा महात्मा गांधी ये। कोई दिक्कत है? किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं। आपकी किताब में देश को आज़ाद नहीं कराया गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में अगर हम चाहें तो देश को क्या करेंगे? आज़ाद करा देंगे। एक क्लास लगेगा, 1-2 क्लास लगेगा, विदेश आपका क्या हो जाएगा? आज़ाद हो जाएगा। कोई दिक्कत?